नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का भी जिक्र हुआ। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया, जबकि जिसके मुताबिक बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार ई गवर्नेंस और पर्यावरण पर 2 नए अध्याय को जोड़ा गया है। 14वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। इस साल बिहार की अर्थव्यवस्था 2 अंकों में पहुंच चुकी है। स्थिर मूल्य पर ग्रोथ रेट 10.53 रहा, जबकि करेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट 15.01% रहा। लगातार तीसरे साल देश के विकास दर से बिहार का विकास दर अधिक रहा है। यही नहीं, बिहार का राजकोषीय घाटा भी इस साल 2.68 रहा, जो 3% से कम है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक गाड़ियों की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिजली के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। 2018-19 में बिजली की खपत बढ़कर 5300 मेगावाट हो गई। बिजली के साथ साथ सड़क निर्माण में भी राज्य का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। सड़क निर्माण में बिहार का देश में 6ठा स्थान है और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनाने का काम 75% तक हो चुका है। वायु परिवहन क्षेत्र ने भी जोरदार छलांग लगाई है। 2018-19 में 40.61 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जिसका नतीजा है कि सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 252 करोड़ का रहा। मौजूदा मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 47,641 रुपए हो गई है। इसके साथ ही राज्य में 163.12 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और आर्थिक सर्वे के मुताबिक केंद्रीय कोष में बिहार का हिस्सा 10.06% हो चुका है। जो बिहार की विकास दर है, ये पिछले 3 वर्षों से लगातार भारत की विकास दर से ज्यादा ग्रोथ रेट हम लोगों ने हासिल किया है। और वर्ष 18-19 में जो कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट है वो 10.53% है और करंट प्राइस पर ये जो ग्रोथ रेट है 15.01 है। यानी 2019-20 का आर्थिक सर्वे राज्य की आर्थिक स्थिति के बेहतर दिशा में बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। अब मंगलवार को पेश होने वाला बजट कैसा होता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर नारेबाजी की और एनआरसी पर सरकार से रुख साफ करने की मांग की। साथ ही आरक्षण और दूसरे मुद्दे को लेकर भी हमला बोला। बजट सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। बेरोजगारी, नागरिकता कानून, एनआरसी जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर नारेबाजी की। बड़े बड़े पोस्टर के साथ विपक्षी सदस्य सदन के गेट के बाहर नारेबाजी करते रहे। आरजेडी ने नीतीश पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि सीएम बिहार में एनआरसी लागू करने से इनकार करते हैं तो सदन में प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते। और एनआरसी मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, लेकिन ये क्यों नहीं प्रस्ताव विधानसभा से पास करा रहे हैं कि एनआरसी हम लागू नहीं करेंगे। नागरिकता कानून के साथ आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिशों के विरोध का ऐलान किया गया। आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, नागरिकता पर हमला हो रहा है, नागरिकता छीनने की धर्म के आधार पर साजिश हो रही है और संविधान पर हमला हो रहा है। नीतीश कुमार खामोश है। हालांकि हंगामे के बीच लोकतांत्रिक परंपराओं की खूबसूरती भी देखने को मिली। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
पटना में सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें जेडीयू के तमाम विधायक मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर ही एनडीए विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बीजेपी विधायकों का भी सीएम आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सत्र कैसे चलना, क्या चलना, उसकी जो है रूपरेखा तय होती है और यह सतत प्रक्रिया हर सत्र में एनडीए विधायक दल की बैठक होती है, जदयू की फिर अलग से बैठक होती है, भाजपा की अलग से बैठक होती है। कुछ दूसरे पार्टी के विधायक भी आने की खबर है, कांग्रेस एक विधायक है लेकिन मीडिया के कैमरे पे देख के निकल गए, तो आपको लगता है कि चुनावी साल में देखिए आने वाले समय में एनडीए ने जो काम जो किया है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, सब लोग, अधिकांश लोग एनडीए में आना चाहते हैं। आने वाले समय में देखिएगा एक भगदड़ मचने वाली है उधर। तो बिल्कुल बयान आपने देखा, पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी। शंकर मयूख क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमा तैयारी पर है। बैठक के बाद बैठक हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एनडीए से मुकाबले के लिए आरजेडी नए सियासी समीकरण की तलाश में है। तेजस्वी ने इशारों में इसका संकेत दे दिया है, जब पटना की रैली में उन्होंने सुदामा और शबरी का जिक्र किया, यानी नजर ब्राह्मण और दलित वोट बैंक पर है। वोट बैंक की तलाश में आरजेडी, ब्राह्मण दलित वोट पर आरजेडी की नजर, सत्ता के लिए नए समीकरण की तलाश। मिशन 2020 के लिए आरजेडी नया समीकरण बनाने की तैयारी में। मुस्लिम यादव के बाद अब ब्राह्मण दलित वोट बैंक पर पार्टी की नजर है। तेजस्वी ने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में सभा के जरिए चुनावी शंखनाद किया, तो कार्यकर्ताओं को बता दिया कि सरकार बनानी है तो कृष्ण बनकर सुदामा का पैर धोना होगा और राम बनकर शबरी का बेर भी खाना होगा। 8 महीने बाद आपकी सरकार बनने वाली है, बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन पार्टी की लोग सरकार तभी बनेगा, आपको कृष्ण बन के सुदामा का पैर भी धोना होगा और राम बन के शबरी का पैर भी खाना होगा। कृष्ण बन के सुदामा का पैर धोना होगा, राम बन के शबरी का पैर खाना होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, अच्छा आचरण रखे और लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। तेजस्वी के बयान पर सियासत भी शुरू हुई। जेडीयू ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, बिहार की जनता भूली नहीं है कि लालू राबड़ी के 15 साल के राज में ब्राह्मणों और दलितों के साथ कैसा सुलूक हुआ था। सबरी के पैर और सुदामा के पैर धोने की बात है, अब बहुत मुश्किल हो गया। अब वो ट्रेन छूट चुकी है तेजस्वी यादव के लिए। ब्राह्मणों को 90 से 2005 के बीच का वो दौर याद है। भूरा बाल से लेकर के तमाम चीजें सवर्णों के लिए कही गई। कि तेज प्रताप महाभारत याद कर रहे हैं और तेजस्वी को रामायण याद आ रहा है, और जिस मंच से अपने कार्यकर्ताओं को चाल चरित्र सुधारने की बात तेजस्वी कहते हैं, उसी मंच से उनके भाई तेज प्रताप अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पिछले कुछ समय से आरजेडी मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट रखते हुए समाज के दूसरे वर्गों को साथ लाने की कोशिश में है। इसी के मद्देनजर पार्टी संगठन में बदलाव भी किए गए। देखना होगा कि तेजस्वी की नई रणनीति का क्या असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बिल्कुल एनडीए को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव नया समीकरण तलाश रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खबर है जो महागठबंधन खेमे के लिए ठीक नहीं। नीतीश कुमार के आवास पर चल रही बैठक में अचानक कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी भी पहुंच गए। मीडिया ने जब सवाल किया तो मुन्ना तिवारी ने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं थी और वो बालाजी का प्रसाद देने आए थे। मुन्ना तिवारी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश ने विकास तो किया ही है। प्रसाद देने के लिए आए हैं माननीय मंत्री जी को। बालाजी गए थे, तिरुपति बालाजी गए थे, वहाँ प्रसाद देना था, प्रसाद देने के लिए आए थे, और कोई मामला नहीं है।
आज के दिन आना आज के दिन कोई जरूरी नहीं है कि हम आएगा प्रसाद देकर चले जाए। पता था कि विधायक दल की बैठक है यहाँ? हाँ, पता था, लेकिन हम आए हैं प्रसाद देने के लिए और प्रसाद देकर जाए। नीतीश कुमार के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छे काम किए हैं बिहार के लिए, और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो जनता तय करेगी, हम कैसे तय करेंगे। तो चुनावी साल में राजनीति जहां चरम पर है, वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह ठप होने वाली है। प्रारंभिक के बाद अब हाई और +2 स्कूल के शिक्षकों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सत्रह फरवरी से चली आ रही नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई है और अब हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी 7200 हाई स्कूल और +2 के स्कूलों में ताला बंद रहेगा और करीब 40,000 शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। बड़ी बात है कि 25 फरवरी से राज्य में इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन होनी है। बिहार सरकार ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित मूल्यांकन है उसको नहीं होने देने के लिए शिक्षकों को सरकार ही उकसा रही है। इसका सबूत है, लिखित आपको हम दे रहे हैं। शिक्षकों की हड़ताल का इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन पर तो असर पड़ेगा ही, समय पर रिजल्ट जारी करना भी चुनौती होगी। खैर, अब शिक्षकों की मांग जान लेते हैं। 7वां वेतनमान लागू किया जाए। सेवा शर्त, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा की निरंतरता लागू हो। भविष्य निधि, टर्म प्रमोशन और ईपीएफ की सुविधा लागू हो। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति और प्रोन्नति की सुविधा तुरंत लागू की जाए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। उत्क्रमित और अनुदानित शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान हो। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये बात पहले ही सरकार को बता दी थी। मूल्यांकन तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज रखा ना। आप सरकार चाहती तो इसके पहले वार्ता करके इसका समाधान निकाल सकती थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने हड़ताली नियोजित शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि वापस काम पर नहीं लौटने पर सख्ती की जाएगी। पठन पाठन कई जगहों पे शुरू हो रही है और मैं यह बताता चलूं कि सभी जो है नियोजित शिक्षक जो है हड़ताल पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आती है और जो भी हड़ताल पे हैं उनको कहा भी जा रहा है कि वो स्कूल लौटे और सख्ती के साथ जो है सरकार इसको निपटेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्खास्तगी भी हो रही है, FIR भी हो रही है। तो सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि वो पठन पाठन में सहयोग करें। सरकार की सख्ती का हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर तो कोई असर नहीं पड़ा और अब हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों की हड़ताल परेशानी को और बढ़ाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सीएम ने जो बात कही है वो 100% सही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सीएम ने ये बयान दिया है। बंदी लागू किया नशा मुक्ति के लिए, हम रात दिन, अब जानते ही हैं कुछ लोग तो मेरी जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं। जान लीजिए कुछ लोग बोलते रहता है होम डिलीवरी, ये जान लीजिए होम डिलीवरी की बात वही करता है जो पीने के चक्कर में रहता है। तो सुना आपने, शराबबंदी को लेकर जारी विपक्ष के हमले पर सीएम नीतीश ने कैसे तंज कसा है। नीतीश खुले शब्दों में कह रहे हैं कि होम डिलीवरी की बात वही लोग करते हैं जो शराब के सेवन करने की फिराक में रहते हैं। सीएम के इस बयान पर विपक्ष ने हमला किया है। आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कहने की बात है, हकीकत तो ये है कि शराब की सप्लाई अब घर घर हो रही है। वहीं कांग्रेस भी आरजेडी के सुर में सुर मिला रही है। कौन व्यक्ति लाते हैं आपके साथ रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी का एमपी जो आज के तारीख में परमानेंट एमपी है, वह जो है बिजनेस करने के काम बेतिया की तरफ जो है नेपाल के ओर से रास्ता से करने का काम करता है। आप कहाँ पकड़ते हैं किसी को नहीं। आपके साथ शराब व्यापारी आपके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। डोर डिलीवरी तो हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग तो खासकर औरंगाबाद के क्षेत्र में रहते हैं,
निश्चित रूप से झारखंड से बॉर्डर लगता है, शराब हर जगह उपलब्ध है और लोगों को मिल रहा है। वहीं सीएम के बयान पर विपक्ष ने हमला किया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जो बातें सीएम ने कही हैं वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही ये भी नसीहत दी कि शराबबंदी को सफल बनाने का संकल्प उन लोगों ने भी लिया है, इसलिए सियासत के बजाय इसे सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। कि होम डिलीवरी हो रही है उनको कैसे पता है? अगर उनको पता है कि होम डिलीवरी हो रही है तो कभी होम पर डिलीवरी कराकर चखने का काम किए हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है उन लोगों से। ये केवल बकवास करते हैं, बेतुकी बात करते हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसको अवरुद्ध करने के लिए अपना कोई मंसूबा प्रकट करते हैं इन माध्यम से। उनको तो बताना चाहिए कि कौन व्यक्ति, कौन पर्सन होम डिलीवरी कर रहा है और कहां पर होम डिलीवरी हो रहा है। ये बात सरकार के संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में देना चाहिए। अगर राज्य के हित वो चाहते हैं, राज्य हित के लिए उन्होंने भी विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल हुए थे, मानव श्रृंखला में भी शामिल हुए थे, तो अब उनको तो बताना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पूर्ण शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। बीते 4 साल के दौरान शराबबंदी पर कई बार सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा है। हकीकत यह है कि आज भी बिहार में शराब की खेप पकड़ी जा रही है और शराब पीने वाले लोग जेल भेजे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर की, जहां पुलिस को एक बार फिर अपराधियों ने चुनौती दी। अपराधियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर यह जता दिया है कि संगठित अपराध को रोकने में समस्तीपुर पुलिस पूरी तरह से फेल है। समस्तीपुर में एक बार फिर बड़ी लूट। दिन दहाड़े 31,75,000 की लूट। समस्तीपुर एक बार फिर सन्न है। सन्न है लूट की बड़ी वारदात से। सन्न है पुलिस की नाकामी की वजह से। सन्न है सिस्टम की बेपरवाही की वजह से। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि काशीपुर लखनापुर चौकी का यह इलाका कितना भीड़ भरा है। अपराधियों में कानून का कितना खौफ है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने भीड़ भरे इलाके में अपराधी बंदूक की नोक पर तकरीबन 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। दो आदमी आ रहा था इस साइड से, जस्ट यहीं पे सामने में टकराया दोनों बाइक। जो छीन के भाग रहा था उसको उतारा, गाड़ी से बैग छीना और गन को ला रहा था, तो फिर अपनी गोली में चला गया। तो कितने की संख्या में थे अपराधी? 3 अपराधी। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब एक निजी कंपनी के कर्मचारी बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे थे। तकरीबन 37 दिनों पहले यानी 17 जनवरी को समस्तीपुर में 17 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस अभी ठोस नतीजे पर पहुंच भी नहीं पाई थी कि लुटेरों ने 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर ये जता दिया है कि अपराध पर अंकुश लगाने में समस्तीपुर पुलिस पूरी तरह से फेल है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।